दोस्तों, थंबनेल और टाइटल को देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये मूवी भगवान पशुपतिनाथ जी से कनेक्टेड है। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो दरअसल में एक नेपाली मूवी है जिसे टोटल 12 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं और इसकी IMDb रेटिंग भी 8.6 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस मूवी में जिसकी वजह से लोगों ने इसे इतना प्यार दिया? चलिए, जहां हम एक आदमी को प्रसाद बांटते हुए देखते हैं और उसी लाइन में प्रसाद लेने के लिए पशुपति प्रसाद भी खड़ा होता है और यही है इस कहानी का मुख्य किरदार जिसके आप भी दीवाने होने वाले हो। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि पशुपति प्रसाद अपने गांव से जिन चाचा को ढूंढने के लिए यहाँ आया था वो उसे अचानक बाजार में नजर आ जाते हैं। वो उनसे कहता है कि मैं पशुपति प्रसाद। वो अपने चाचा को सब बताने लगता है कि कैसे उसके चाचा बहादुर ने ही उसका नाम पशुपति प्रसाद रखा था जिससे वो उसे पहचान सके, लेकिन उसका चाचा बहादुर उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि कैसे इसके चाचा ने ही इसका नाम पशुपति रखा था। दरअसल पशुपति को अपना नाम शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे उसको इस नाम की वजह से चिढ़ाते थे। इसलिए वो एक दिन अपने चाचा से पूछता है कि आखिर आपने मेरा नाम पशुपति क्यों रखा? तब उसका चाचा बहादुर उससे कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा की शादी मैंने ही कराई थी, लेकिन काफी साल बीत जाने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं थी। कई डॉक्टर्स और वैद्य को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद आखिर में तुम्हारी मम्मी पापा पशुपति मंदिर गए जहां उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी और फिर मन्नत कबूल हुई और तुम पैदा हुए, इसलिए तुम्हारा नाम पशुपति प्रसाद रख दिया गया और तुम्हें तो अपने इस नाम पर गर्व होना चाहिए। और यही बताते हुए वो शिवजी का एक लॉकेट उसके गले में पहना देते हैं। उसके बाद से ही पशुपति प्रसाद को अपने इस नाम से प्रेम हो गया। खैर, अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पशुपति काफी उदास बैठा होता है और उस लॉकेट को फेंकने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसके चाचा ने ही दिया था, लेकिन बाद में वो कुछ सोचकर रुक जाता है और वापस अपनी जेब में रख लेता है। तभी उसे फिर से अपना चाचा बहादुर नजर आता है और इस बार वो अपने चाचा के सामने जाकर पहले वो लॉकेट दिखाता है और कहता है कि गांव में भूकंप की वजह से उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई और उसकी बॉडी को निकालने में उसे 3 दिन का समय लगा था। सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया और फिर बाद में उसे पता चला कि उसके पापा ने कुछ कर्जा भी ले रखा था, जहां गांव वालों ने उससे कहा कि जब तक तुम उस कर्जे को नहीं चुका देते तब तक तुम्हारे माँ बाप की आत्मा भटकती ही रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि उन्हें मुक्ति मिले तो जल्द से जल्द कर्जे को खत्म करो। वो बताता है कि अब सारा कर्जा मेरे ही ऊपर है। पैसे कमाने और उस कर्ज को चुकाने के लिए ही वो गांव से काठमांडू आया है। उसकी आप बीती सुनने के बाद फाइनली उसका चाचा वापस उसे वो लॉकेट पहनाता है और गले लगाकर रोने लगता है और फिर कुछ पैसे देकर पशुपति को खाने को बोलता है और शाम को वापस इसी जगह मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद पशुपति उन पैसों से कुछ नाश्ता करता है और फिर घूमते घूमते एक जगह पहुँच जाता है जहाँ कुछ लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तभी अचानक उसे वहाँ अपना चाचा नजर आता है जो किसी की लाश को जला रहा होता है। पशुपति घबराते हुए अपने चाचा के पास जाता है लेकिन वो उसे डांटकर वहाँ से भगाने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था कि जब तक मैं ना आऊँ वहीं रुकना, अब जाओ यहाँ से। इसके बाद पशुपति का चाचा पशुपति के पास आकर दुकान से एक दारू की बोतल और गोश्त खरीद कर घर जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो किसी को पैसे नहीं देता बल्कि उधार में सब सामान लेता है। तभी घर जाते वक्त बहादुर पशुपति से पूछता है कि तुम्हारी तो गांव में एक अच्छी खासी चाय की दुकान थी, उसका क्या हुआ? पशुपति कहता है कि क्या दुकान चलती जब 10 रुपए की चाय को भी लोग उधार पीने आते थे। ऐसे में क्या कमाता और क्या ही कर्ज चुका पाता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ जिससे मैं कोई अच्छी सी नौकरी करके पैसे इकट्ठे कर सकूं और अपने पापा का कर्जा उतारकर उनकी आत्मा को मुक्त करा सकूं। अब बहादुर पशुपति से कहता है कि अगर तुम्हारा नसीब अच्छा है तो तुम एक झटके में लखपति बन सकते हो, नहीं तो मेरी तरह ही जिंदगी भर घिसते रह जाओगे। आगे वो बताता है कि कैसे उसके एक दोस्त को भागमती नदी में एक सोने की अंगूठी मिली जिसको बेचकर उसने अपना एक बिजनेस सेटअप किया और आज लखपति बन चुका है। तो क्यों न तुम भी अपना नसीब आजमा कर देखो, क्या पता तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए। अब बहादुर पशुपति को अगले दिन अपने साथ एक घाट पर ले जाता है जहां एक आदमी मरे हुए आदमी के हाथ से चुपचाप अंगूठी निकालकर अपनी जेब में डाल लेता है। तभी बहादुर कहता है कि यही वो जगह है जहां तुम्हें सोने की वो अंगूठी मिल सकती है। अब वो उसे बताता है कि कैसे कुछ लोग अंगूठी और कुछ कीमती चीजों को नदी में ऐसे ही फेंक देते हैं जिसको मैग्नेट की मदद से तुम ढूंढ सकते हो और मैग्नेट तुमको रेडियो ठीक करने वाले की दुकान पर मिल जाएगी। ये सब समझाकर बहादुर वहाँ से निकल जाता है। अब उसी नदी के पास पशुपति को कुछ लोग दिखते हैं। दरअसल ये पूरा एक गुंडों का ग्रुप होता है जिसमें भस्मी भाई इनका लीडर होता है और ये रोज ऐसे ही मैग्नेट की मदद से सिक्के और कीमती चीजों को निकालने का काम करते हैं। खैर, थोड़ा और आगे जाने पर पशुपति प्रसाद को हनुमान जी की ड्रेस में एक आदमी नजर आता है जिसके पास आकर सभी विजिटर्स उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं।
और बदले में कुछ पैसे देते हैं और यही इस आदमी का काम होता है। अब यहाँ पशुपति भी हनुमान जी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हनुमान जी उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते और जय श्री राम बोलकर वहाँ से जाने को कहते हैं। खैर, वहाँ से निकलकर पशुपति कुछ लोगों को देखता है जो एक मरे हुए आदमी को लेकर जाते हुए पीछे कुछ सिक्के फेंकते हैं। अब पशुपति एक एक करके सभी सिक्कों को इकट्ठा करके मैग्नेट का जुगाड़ कर लेता है और फिर ब्रिज के ऊपर से ही मैग्नेट को नदी में डालकर और सिक्कों को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद भस्मी भाई और उसके आदमी उसको ऐसा करते हुए देख लेते हैं और फिर उसके पास जाकर कहते हैं, आखिर किसने तुम्हें यहाँ ये सब करने की परमिशन दी? अगर दोबारा नजर आया तो नदी में फेंक देंगे, फिर आराम से वहाँ सिक्के ढूंढना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जैसे तैसे करके पशुपति वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब अगले सीन में पशुपति फिर से उस ठेले वाले के पास कुछ खाने के लिए जाता है, जहाँ वो ठेले वाला उसे बताता है कि वो बीए पास है, फिर भी जॉब की जगह ये बिजनेस कर रहा है क्योंकि ये बिजनेस उसको जॉब से ज्यादा फायदा दे रहा है। अब रात होने पर पशुपति प्रसाद एक गुल्लक खरीदकर उसमें अपने पैसे जमा करना शुरू करता है, जहाँ उसका चाचा कहता है कि आखिर कब तक ये चिल्लर चिल्लर जमा करोगे? ऐसे कैसे तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारे पापा का कर्जा खत्म होगा? पशुपति कहता है कि पहले मैं कुछ पैसे जमा करके एक ठेले का बिजनेस शुरू करूंगा और फिर उसी बिजनेस को आगे लेकर जाऊंगा। अब अगले दिन हम एक फैमिली को देखते हैं जो कुछ फोटोज ले रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ भस्मी और उसके आदमी आ जाते हैं और चोरी चुपके एक आदमी का पर्स चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी ये सब पशुपति दूर से देख लेता है और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो आदमी भस्मी को चोरी करते हुए पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर कांग्रेस का वोट दे देता है। मतलब समझ गए ना? वहीं दूसरी ओर पशुपति चिल्लाते हुए कहता है, अरे भस्मी, चुराना है तो दिल चुरा, क्या पैसे चुराता है? वहीं उस आदमी की लड़की पशुपति को ऐसा कहते हुए देखकर इम्प्रेस हो जाती है। खैर, अब इतना सब होने के बाद भस्मी और उसके आदमी पशुपति का पीछा करने लगते हैं और फिर फाइनली पकड़कर उसे बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत पशुपति को उन लोगों से बचा लेती है और फिर उसे समझाती है कि बेटा ऐसे लोगों से दूर रहा करो। अब पशुपति को काफी सालों बाद ऐसा प्यार मिलते देख उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और अब जैसे ही पशुपति वहाँ से निकलता है तो भस्मी और उसके लोग फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं और इस बार पशुपति भागते भागते हनुमान जी के पास आकर उनके पीछे छुप जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि भस्मी और उसके सभी लोग हनुमान जी से बहुत डरते हैं, इसलिए वो हनुमान जी को देखते ही पशुपति को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ अब हनुमान जी पशुपति को घायल देखकर उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि अगर फिर से ये लोग तुम्हें परेशान करें तो मेरे पास आ जाना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में पशुपति जिस मंदिर से पानी पी रहा होता है वहाँ वो लड़की फिर से उसे दिखाई देती है जिसका नाम बुनू होता है और इस बार वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद पशुपति फिर से अपनी किस्मत को आजमाने के लिए नदी में सिक्के और अंगूठी ढूंढने लगता है, जहाँ उसे अंगूठी तो नहीं लेकिन गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। लेकिन तभी भस्मी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और पशुपति को देखकर फिर से वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो सब पशुपति को पकड़ते हैं और भस्मी उससे वो टुकड़ा लेकर उसे खा जाता है। अब ये सब देखकर पशुपति को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। अब गुस्से में आकर पशुपति भस्मी के सेंटर पॉइंट पर हमला कर उसे भस्म कर वहाँ से भाग निकलता है। अब अगले सीन में हम फिर से पशुपति प्रसाद को उस ठेले वाले के पास देखते हैं, जहाँ वो उससे ठेले के प्राइस के बारे में पूछता है तो ठेले वाला उसे बताता है कि फर्स्ट हैंड 1 लाख का और सेकंड हैंड 50,000 का। इसके बाद पशुपति एक आश्रम में आता है जहाँ पर वो औरत रहती है जिसने उस दिन पशुपति को भस्मी और उसके आदमियों से बचाया था। दरअसल उस दिन उस औरत की छड़ी टूट गई थी, इसलिए पशुपति एक नई छड़ी उस औरत को लाकर देता है। फिर उसी रात पशुपति अपने चाचा से 30,000 रूपए मांगने लगता है क्योंकि उसे सेकंड हैंड ठेला खरीदना था। अब उसका चाचा कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 3,000 रूपए एक साथ नहीं देखे और तुम 30,000 रूपए मांग रहे हो। तब पशुपति कहता है कि ठीक है, फिर मुझे एक अच्छी सी जॉब दिला दो क्योंकि ये सिक्के ढूंढते ढूंढते अब मैं थक गया हूँ। अब अगली सुबह उसका चाचा उसे एक जगह जॉब के लिए लेकर जाता है जहाँ उसका काम था कि लाश के जलने के बाद जिन बची हुई लकड़ियों को नदी में फेंक दिया जाता है उसे उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करना था। लेकिन पशुपति की बदकिस्मती थी कि उस काम का सुपरवाइजर कोई और नहीं बल्कि भस्मी ही था। अब पशुपति अपना काम कर रहा होता ही है कि इतने में भस्मी अपने बॉस को पशुपति के बारे में झूठी खबर बताकर उसे वहाँ से निकलवा देता है, जिसके बाद पशुपति वापस अपने चाचा के पास जाकर आप बीती बताने लगता है और एक नई जॉब दिलाने के लिए उससे बोलता है। लेकिन इस बार उसका चाचा भड़क जाता है और कहता है कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो तो तुम खुद ही एक
अच्छी सी जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते। अब पशुपति प्रसाद काफी परेशान हो जाता है और अपनी सारी परेशानी हनुमान जी को जाकर बताता है और उसके लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढने को कहता है। तभी हनुमान जी उसे एक आइडिया देते हैं कि सभी लोग मरे हुए लोगों के कपड़े घाट पर ही छोड़ जाते हैं, उन कपड़ों को उठाकर धोकर इस्त्री कर वापस सेल करो और मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को जानता हूँ जो ये काम करता है। पशुपति कहता है कि आइडिया तो बहुत ही सॉलिड है, लेकिन आपने कभी इसे ट्राई क्यों नहीं किया। तो वो कहते हैं कि मैं इसी में खुश हूँ और फिर पशुपति को उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलवा देते हैं। जिसके बाद अब पशुपति उस कॉन्ट्रैक्टर से कुछ कपड़े लेकर फुटपाथ पर बेचना शुरू कर देता है, जहाँ ऐसा करते हुए अपनी स्कूल बस से बुनू उसे देख लेती है और पशुपति भी उसे नोटिस कर लेता है। जिसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। खैर, कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पशुपति अब ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है और गुल्लक में अपनी सारी कमाई जमा करने लगता है। तभी कुछ दिन बाद पशुपति ये खुशखबरी हनुमान जी को सुनाने लगता है और इसी खुशी के मौके पर उनको उसी ठेले वाले के पास मोमोज खिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो ठेले वाला पशुपति को देखते ही बोलता है कि भाई तुम्हारी किस्मत खुल गई, क्योंकि अभी अभी सेकंड हैंड ठेला मिला है जैसा तुम चाहते थे। अब ये सुनकर पशुपति खुशी से झूम उठता है और उस ठेले वाले से कहता है कि मैं अभी तुरंत एडवांस लेकर आता हूँ। अब पशुपति जल्दी से रूम पर जाकर ये खबर अपने चाचा को देता है और कहता है कि अब तुम्हें लाशों को जलाने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ समोसों को जलाना। और जैसे ही अब वो उस गुल्लक को उठाता है तो देखता है कि उसमें पहले से ही एक बड़ा सा होल हो रखा है। उसके सारे पैसे गायब हैं, मतलब जो पाई उसने इतनी मेहनत से इकट्ठी की थी वो सारे पैसे उसके चाचा ने ले जाकर अपनी पूरी दारू का उधार चुका दिया था। अब इसके बाद पशुपति जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मैंने तुमको अपना बाप माना, क्या कुछ नहीं सोचा तुम्हारे लिए भी, लेकिन तुमने मेरा और खुद का दोनों का फ्यूचर एकदम बर्बाद करके रख दिया। इसके बाद वो अपने सारे कपड़े बैग में रखकर वहाँ से रोते हुए चला जाता है और फिर हमेशा की तरह हनुमान जी के पास आकर ये सारी बातें उन्हें बताने लगता है। अब हनुमान जी मंदिर के पास ही एक छोटी सी जगह पशुपति को रहने के लिए दे देते हैं, जहाँ पशुपति सिर्फ सो सकता है। अब कुछ दिन बाद पशुपति फिर से अपनी मुँह बोली माँ से मिलने के लिए जाता है और उनको अपनी फैमिली फोटो और कुछ पैसे देकर कहता है कि माँ, अब मैं जो भी कमाऊंगा वो तुमको ला कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। अब काफी दिनों तक उसे बुनू नजर नहीं आती, तो फिर से वो अपने मन की बात हनुमान जी को बताने लगता है। तब हनुमान जी एक दिन के लिए उसे अपना वाला ड्रेस पहनने को बोलते हैं और फिर जब पशुपति हनुमान जी की ड्रेस में आता है तो उसी दिन बुनू और उसकी फैमिली मंदिर आकर उसी के साथ फोटोज खींचने लगते हैं। मतलब दोस्तों, यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि हनुमान जी के गेटअप में जो बंदा है वो जब भी पशुपति को कोई सलाह देता है तो हमेशा उसका काम हो ही जाता है। खैर, अब अगले दिन पशुपति को बुनू फिर से बस में नजर आती है और उसे अपने पास बुलाकर एक पेपर देती है, लेकिन इतनी देर में कुछ पुलिस वाले पशुपति के सारे कपड़ों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन फिर वो 200 रुपए देकर अपने कपड़े वापस ले लेता है। अब जब पशुपति उस पेपर को देखता है तो उसमें एक चिट्ठी और उसका एक स्केच होता है, मतलब बुनू इतने दिनों से उसके लिए ये स्केच रेडी कर रही थी। अब वो उस स्केच को अपने ही पास रख लेता है और ऐसे करके धीरे धीरे दोनों में चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी बीच पशुपति बुनू को हनुमान जी का नंबर देता है, लेकिन बुनू कभी कॉल नहीं करती। दूसरी तरफ पशुपति अपनी मुंह बोली माँ के पास कुछ पैसे जमा करने लगता है और उससे कहता है कि जब मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा तो हम दोनों एक ही घर में रहेंगे, मैं तुम्हारा बेटा और तुम मेरी माँ। वहीं एक रात भस्मी और उसके आदमी पशुपति के ठिकाने पर आकर उसके सारे सामान को बर्बाद कर देते हैं और बुनू के दिए स्केच को भी बिगाड़ कर रख देते हैं। अब पशुपति भी गुस्से में आकर भस्मी के बॉस को एक लेटर लिख कर देता है कि भस्मी चोरी चुपके तुम्हारी लकड़ियों को चुरा रहा है, जिसके बाद भस्मी का बॉस उससे बहुत मारता है। तभी एक दिन पशुपति का चाचा पशुपति के पास आकर उससे माफी मांगता है और उसे वापस रूम पर आने के लिए बोलता है, लेकिन पशुपति उससे साफ साफ इनकार कर देता है। अब अगले सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जिससे मिलने उसका बेटा आता है, जो उसके लिए कुछ सामान भी लाता है, लेकिन वो उसका एक भी सामान नहीं लेती। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका बेटा और बहू दोनों उसे छोड़कर यूएस में रहते हैं और इसी अकेलेपन की वजह से वो औरत अपना घर छोड़कर आश्रम में रहने लगी थी। अब अगले दिन ये औरत अपने वकील को बुलाकर ये डिसाइड करती है कि वो अपने इस घर को पशुपति के नाम कर देगी और पेपर वर्क कराने के लिए वो शनिवार का दिन चुनती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि भस्मी अपने कुछ दोस्तों को लेकर एक जिम में जाता है, जहाँ वो एक बॉडी बिल्डर आदमी को पशुपति और हनुमान जी को मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो उन दोनों से परेशान हो चुका था। वो बॉडी बिल्डर ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर शनिवार का दिन ही इस काम को करने के लिए चुनता है। अब अगले दिन पशुपति हमेशा की तरह अपनी
किस्मत आजमाने के लिए घाट के किनारे बैठा होता है कि तभी वहाँ एक डेड बॉडी आती है, जिसमें एक लड़का अपने पिता के मृत शरीर से सोने की अंगूठी को उतारकर अपने पास ना रखते हुए उसे नदी में फेंक देता है। और फिर क्या था, तुरंत पशुपति नदी में जंप लगाकर उस अंगूठी को कैच कर लेता है। मतलब फाइनली पशुपति की किस्मत खुल जाती है। खैर, अब ये खबर वो सबसे पहले हनुमान जी को देता है। इसके बाद अपने चाचा के पास जाकर सारे कपड़े पैक करने को कहता है और बोलता है कि 2 दिन बाद अपना बिजनेस शुरू करूंगा और हम दोनों एक अच्छे से घर में शिफ्ट होंगे। इसके बाद वो अपनी मुंह बोली माँ के पास जाता है और उससे 5,000 रुपए मांगने लगता है और पैसे लेकर ये कहकर निकल जाता है कि शाम को मैं लेने आऊंगा माँ, अपने कपड़े पैक करके रखना। पशुपति इसके बाद सीधा उस ठेले वाले के पास जाता है और उसे 5,000 रुपए एडवांस के तौर पर देकर उसे वो सेकंड हैंड ठेला दिलवाने के लिए कहता है। इसके बाद वो मंदिर में आकर ऊपर आसमान को देखता है और अपने माँ बाप को याद करते हुए उनसे कहता है कि पिताजी, मैं अब जल्द ही आपका कर्जा चुका दूंगा, अब आप जल्दी से स्वर्ग में जा पाओगे। इसके बाद वो सीधा अब सुनार के पास जाकर उस अंगूठी को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ उसका बिल मांगते हैं तो कुछ उस अंगूठी की काफी कम कीमत लगाते हैं। इसके बाद पशुपति एक और दुकान में जाता है जहाँ वही बंदा होता है जिसको पूरी मूवी में पशुपति ने कई बार देखा होता है और उस आदमी ने भी पशुपति को मंदिर में कई बार देखा था। अब वो आदमी भी उस अंगूठी का कम प्राइस बताता है। पहले वो 500 रुपए देता है, फिर 5,000 और फिर 10,000, लेकिन पशुपति को चाहिए थे 1,00,000 रुपए। तो वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो दुकान वाला जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चोर चोर चोर, मेरा सोना लेकर भाग रहा है। ये सुनकर वहाँ के आसपास के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। इसी बीच वही दुकान वाला बंदा उसके हाथ से वो अंगूठी छीनकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और पशुपति को वहाँ से लेकर जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इतनी ज्यादा पिटाई की वजह से पशुपति अपना दम तोड़ चुका था। अब यहाँ पशुपति की मौत की वजह से सभी के सपने अधूरे रह जाते हैं। सबसे पहले वो ठेले वाला बंदा पशुपति के लिए वो ठेला रखकर उसका वेट कर रहा होता है। वहीं उसकी मुंहबोली माँ अपने वकील के साथ पशुपति का इंतजार करती रहती हैं ताकि अपना घर वो उसके नाम कर सके। वहीं यहाँ एक ऐसा सीन आता है जो झकझोरने वाला होता है। वहाँ बुन्नू मंदिर में आकर पशुपति को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे क्या पता था कि जो चिता उसके सामने जल रही है वो कोई और नहीं बल्कि पशुपति की ही है। वहीं दूसरी ओर पशुपति का चाचा उसका रोते हुए वेट कर रहा होता है कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया, पर अब पशुपति आएगा और मुझे ले जाएगा। वहीं पशुपति की लाश को देखकर भस्मी भी रोने लगता है। और अब दिखते हैं हनुमान जी, जो पूरी मूवी में नहीं दिखे, जो पशुपति की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अब क्लाइमेक्स में हमको पता चलता है कि जो बुन्नू है वो दरअसल गूंगी है, इसलिए उसने कभी उस नंबर पर कॉल नहीं किया था। अब उसको यही लगता है कि पशुपति को उसके बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वो उसे छोड़कर भाग गया। वहीं दूसरी ओर उसका चाचा काफी सारे पैसे इकट्ठा करके उसके पापा का कर्जा उतार देता है, जिससे कि उसके माँ बाप को शांति मिल जाए। और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अब मूवी में एक और दिखाया गया है कि गरीब आदमी को बड़े समाज के लोग दबाने लगते हैं, जैसा उस सुनार ने किया, क्योंकि उसे उसकी सच्चाई पता थी। वहीं एक और देखे तो जब तक पशुपति सही लाइन पर रहा तो हनुमान जी की वजह से उसका सही होता रहा, लेकिन जब उसने मरी हुई बॉडी से वो अंगूठी चुराई तो उसके साथ इतना गलत हुआ कि उसकी मौत तक हो गई, जबकि उसके मन में कोई पाप नहीं था। अब दोस्तों, आप क्या सोचते हो, क्या पशुपति के साथ सही हुआ या गलत? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, जो मैं जानना चाहता हूँ। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमको भी मुक्ति मिल सके और आगे भी आपको ऐसी ही शानदार मूवी का हम एक्सप्लेनेशन दे सकें। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार जानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।